दोस्तों, वैसे तो शेरलॉक होल्म्स किसी भी इंट्रो का मोहताज नहीं, लेकिन फिर भी मैं इसके बारे में बता देता हूं कि ये एक टॉप लेवल का डिटेक्टिव है जो कि बहुत ही इंटेलिजेंट और शार्प माइंडेड है। ये अपनी ऑब्जर्वेशन और लॉजिकल थिंकिंग से हर तरह का क्राइम सॉल्व कर सकता है। इसकी एक और खास बात है कि ये छोटी से छोटी बात नोटिस करके पलक झपकते ही सारे राज खोल देता है। अक्सर इसके साथ इसका दोस्त जेम्स भी होता है जो कि इसके ही जैसे तेज दिमाग का मालिक है। अब देखना यह है कि ये दोनों मिलकर किस मिशन को अंजाम देते हैं। वो मिशन जो भी हो, आपको बहुत मजा आएगा। फर्स्ट एपिसोड की शुरुआत फ्लैशबैक सीन के साथ होती है। ये बात तब की है जब शेरलॉक होम्स छोटा हुआ करता था और अपने परिवार के साथ नदी किनारे पिकनिक मनाने के लिए गया था। शेरलॉक को शुरू से ही अकेले रहना पसंद है, एक ऐसा अकेलापन जहां वो अपना दिमाग चलाकर दुनिया की हर पहेली को सुलझा सकता है। जब शेरलॉक नदी किनारे बैठकर अपनी टॉय बोट्स के साथ खेल रहा था, तभी शेरलॉक की बहन बीट्रिस उसको अपने साथ खेलने के लिए कहती है, लेकिन शेरलॉक उसकी बातों पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देता। फिर बीट्रिस उदास होकर वहां से चली जाती है और अगले ही पल सभी लोग जोर जोर से उसको आवाज देकर पुकारने लगते हैं क्योंकि बीट्रिस कहीं गायब हो गई थी। शेरलॉक के माता पिता बीट्रिस को बहुत ढूंढते हैं, लेकिन वो उनको कहीं पर भी नहीं मिलती। तभी शेरलॉक का भ्रम टूट जाता है और कहानी प्रेजेंट में आ जाती है, जहां शेरलॉक एक जेल के अंदर बंद है। दरअसल इसको 6 महीने की सजा हो गई थी और ये सजा इसको किस वजह से हुई, ये हमें कुछ ही देर में पता चल जाएगा। कुछ समय बाद शेरलॉक का बड़ा भाई, जिसका नाम माइक्रॉफ्ट है, उसको लेने के लिए आ जाता है। जब माइक्रॉफ्ट और शेरलॉक घर जा रहे थे तो माइक्रॉफ्ट उससे पूछता है कि इस बार किस जुर्म में जेल जाना पड़ा। फिर शेरलॉक उसको बताता है कि मैंने कुछ नहीं किया था, लेकिन मेरे दिमाग की वजह से मुझे 6 महीने की सजा हो गई। दरअसल शेरलॉक को जेब काटने की कला सीखनी थी और इसीलिए उसने लोगों की पॉकेट मारनी शुरू कर दी। हालांकि वो चोरी करने के बाद लोगों को उनके पर्स लौटा भी देता था क्योंकि उसको तो बस हाथों में सफाई लानी थी, लेकिन लोग उसकी इस कला को समझ नहीं पाए। अब ये तो थी जेल जाने की आधी कहानी, क्योंकि इतने छोटे जुर्म के लिए 6 महीने की जेल नहीं होती। लेकिन फिर शेरलॉक ने जज के साथ बहस कर ली, जिस वजह से सजा 3 महीने से बढ़कर 6 महीने की हो गई। फिर शेरलॉक का भाई ये बात सुनते ही मन हंसने लगता है, क्योंकि ये कोई पहली बार नहीं हुआ था जब शेरलॉक ने ऐसा किया हो। अब माइक्रॉफ्ट के लिए ये सब कुछ बर्दाश्त से बाहर हो रहा था और इसीलिए वो शेरलॉक को बताता है कि मैंने ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में तुम्हारे लिए बात कर ली है। अब शेरलॉक भी अपने भाई की बात सुनकर खुश हो जाता है, लेकिन शेरलॉक को इस बात का अंदाजा भी नहीं था कि उसका भाई उसको ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी क्यों लेकर जा रहा है। फिर ऑक्सफोर्ड जाने से पहले दोनों भाई अपनी माँ से मिलने के लिए पागल खाने जाते हैं। दरअसल शेरलॉक की माँ बीट्रिस का सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाई थी और इसी वजह से उन्होंने अपना मानसिक संतुलन खो दिया। वो हर वक्त बस एक ही बात कहती रहती है कि बाज के पंजे वाला आदमी आएगा और हमें भी ले जाएगा। फिर शेरलॉक जब अपनी माँ से मिलता है तो बहुत खुश हो जाता है। जाने से पहले शेरलॉक की माँ उससे वादा लेती है कि वो आगे से कभी कोई गड़बड़ नहीं करेगा। फिर दोनों भाई सीधा ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी पहुंच जाते हैं। ऑक्सफोर्ड के हेड पोर्टर मिस्टर समझगर शेरलॉक का वेलकम करते हैं और उसको एक कोट भी पहना देते हैं। कोट देखते ही शेरलॉक तुरंत समझ जाता है कि बात कुछ और ही है, क्योंकि स्टूडेंट्स को ऐसा कोट कभी भी नहीं पहनाया जाता। फिर समझगर शेरलॉक को बताते हैं कि तुम्हें यहाँ एक असिस्टेंट की पोस्ट पर रखा गया है, जहाँ तुम्हें छोटे मोटे काम करने होंगे, जैसे लाइब्रेरी की साफ सफाई या बड़े बड़े इवेंट्स की तैयारी करना। माइक्रॉफ्ट ने जानबूझकर शेरलॉक को यहाँ पर काम दिलवाया ताकि शेरलॉक का दिमाग इधर उधर ना भटके। फिर शेरलॉक भी असिस्टेंट बनने के लिए मान जाता है, जिसके बाद समझगर उसको लाइब्रेरी की चाबी दे देते हैं। अगले सीन में हम एक चाइनीज प्रिंसेस को देखते हैं जिसका नाम है गुलून शो। गुलून ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में जा रही थी, लेकिन रास्ते में कुछ लुटेरे गुलून को रोक लेते हैं क्योंकि उनको गुलून के पिताजी का खास स्क्रॉल चाहिए था, जिसको गुलून अपने साथ ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी लेकर जा रही थी। फिर वो लुटेरे गुलून के सेवक को मार देते हैं, जिसके बाद गुलून उनको वो स्क्रॉल दे देती है। तभी एक लुटेरा अपने साथी से कहता है कि हमें राजकुमारी को भी अगवा कर लेना चाहिए, फिर हम इनके बदले इनके पिता से मुंह मांगी कीमत वसूल कर सकते हैं। फिर वो लुटेरे गुलून को भी अगवा करके अपने साथ ले जाते हैं। उन लुटेरों को बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि उन्होंने कितनी बड़ी गलती कर दी, क्योंकि गुलून बाकी राजकुमारियों की तरह नहीं थी, बल्कि उसने तो मार्शल आर्ट में भी महारत हासिल की हुई थी। फिर जब वो लुटेरे गुलून को अपने साथ ले जाने लगते हैं, तभी गुलून एक लुटेरे की जेब से पिस्टल निकालकर बाकियों को गोली मार देती है। सबको मारने के बाद बस एक आखिरी लुटेरा बचता है,
जिसके बाद ग्लून और उस लुटेरे के बीच में हाथापाई होने लगती है, लेकिन ग्लून तो उसकी हड्डी पसली भी एक करके उसको मार डालती है। सभी लोग राजकुमारी को दोबारा देखकर हैरान हो जाते हैं, क्योंकि उनको तो लग रहा था कि शायद वो लुटेरे ग्लून को अपने साथ ले गए होंगे। दूसरी तरफ शार्लोक जब प्रोफेसर थॉमसन के कमरे में सफाई कर रहा था तो उसको थॉमसन की लिखी हुई एक मैथमेटिक्स की किताब मिलती है। शार्लोक प्रोफेसर से पूछता है कि क्या मैं कुछ दिनों के लिए ये किताब ले सकता हूँ। फिर प्रोफेसर शेरलॉक को वो किताब दे देते हैं। अब कुछ समय और बीता है और कुछ दिन बाद शेरलॉक राजकुमारी के कमरे में एक कोरियर देने के लिए जाता है। राजकुमारी शेरलॉक के साथ अपनी भाषा में बात करती है, लेकिन कमाल की बात तो ये थी कि शेरलॉक को भी उसकी भाषा आती थी। फिर राजकुमारी शेरलॉक के इस अंदाज से इम्प्रेस हो जाती है। तभी कुछ समय बाद यूनिवर्सिटी में एक स्कॉलर इवेंट रखा जाता है, जिसमें सभी स्कॉलर्स शामिल होते हैं। ग्लून और माइक्रॉफ्ट को भी खास इस इवेंट में बुलाया जाता है। फिर इवेंट खत्म होने के बाद जब प्रोफेसर थॉमसन की क्लास चल रही थी तो शेरलॉक वहां पर आता है और थॉमसन के बताए हुए सवाल में एक गलती निकाल देता है। अब प्रोफेसर और बाकी के स्टूडेंट्स ये देखकर हैरान हो जाते हैं। इस समय इस क्लास में ग्लून भी बैठी हुई थी, जिसके कारण वो शेरलॉक से और भी ज्यादा इम्प्रेस हो जाती है। फिर क्लास खत्म होने के बाद शेरलॉक की मुलाकात एक टॉपर स्कॉलर जेम्स से होती है। जेम्स की सोच बिल्कुल शेरलॉक की तरह थी। उसको भी पहेलियां सुलझाना बहुत पसंद है, और खास करके वो पहेली जिसको कोई भी सुलझा ना पाए। फिर बातों बातों में पीटर और जेम्स के बीच अच्छी दोस्ती हो जाती है। फिर कुछ समय बाद यूनिवर्सिटी में एक पार्टी रखी जाती है। पार्टी में कुछ गिने चुने लोगों को ही बुलाया जाता है, लेकिन पीटर और जेम्स किसी दूसरे का टिकट लेकर चुपचाप उस पार्टी में घुस जाते हैं। लेकिन तभी हैरी नाम का एक स्टूडेंट शेरलॉक को पहचान लेता है, जिसके बाद वो सभी के सामने शेरलॉक की बेइज्जती करते हुए कहता है कि नौकर इस पार्टी में नहीं आ सकते। फिर जेम्स हैरी को उसी की बात पर फंसा लेता है और सबके सामने उसको चुनौती देता है कि अगर हैरी शेरलॉक को दिमागी खेल में हरा देता है तो वो तुरंत वहां से चला जाएगा। फिर हैरी जेम्स की चुनौती स्वीकार कर लेता है, जिसके बाद प्रूडेंस हैमिल्टन नाम की एक लड़की रेफरी बन जाती है। सबसे पहले हैरी शेरलॉक का चेहरा देखकर उसकी लाइफ के बारे में बताने लगता है कि शेरलॉक किस घराने से है और वो कौन कौन से शौक रखता है। वो शेरलॉक के बारे में कुल 2-3 लाइन ही बता पाता है, लेकिन शेरलॉक हैरी का चेहरा देखकर उसकी पूरी कुंडली खोल देता है। अब ये सब देखकर हैरी को बहुत गुस्सा आ जाता है, जिसके बाद हैरी, जेम्स और शेरलॉक के बीच में हाथापाई होने लगती है। फिर जेम्स और शेरलॉक भागकर लाइब्रेरी में आ जाते हैं और वहां पर छुप जाते हैं। अब लाइब्रेरी में कई सारी एंटीक चीजें भी रखी हुई थी और तभी जेम्स की नजर राजकुमारी के स्क्रोल पर पड़ती है। फिर जेम्स उस स्क्रोल को चुराने के बारे में सोचता है, क्योंकि ये स्क्रोल उनको माला माल कर सकता है। लेकिन तभी शेरलॉक उसको रोक देता है, क्योंकि वो यहाँ पर चोरी करने के लिए नहीं आए थे। फिर अगली सुबह समझकर भागते हुए शेरलॉक के पास आते हैं और कहते हैं कि तुम्हें अभी की अभी चलना होगा, क्योंकि पुलिस यहाँ पर तलाशी के लिए आ रही है। दरअसल पिछली रात वो स्क्रोल चोरी हो गया था और सभी को शक है कि वो स्क्रोल शेरलॉक ने ही चुराया होगा, क्योंकि लाइब्रेरी की चाबी भी उसी के पास थी। लेकिन शेरलॉक का भाई माइक्रॉफ्ट उसको जेल जाने से बचा लेता है, क्योंकि माइक्रॉफ्ट महारानी का फॉरेन ऑफिस संभालता है और इसीलिए कोई भी ऑफिसर माइक्रॉफ्ट की बात टाल नहीं सकता था। राजकुमारी ग्लून तय करती है कि शेरलॉक और जेम्स को खुद को बचाने का एक मौका दिया जाएगा, यानी कि उन दोनों को कुछ भी करके असली चोर ढूंढना होगा। अब जेम्स और शेरलॉक दोनों अपने काम पर लग जाते हैं। शेरलॉक और जेम्स बाकी लोगों को बताते हैं कि चोर लाइब्रेरी की खिड़की से बाहर गया था, क्योंकि खिड़की का कांच टूटा हुआ है और उंगलियों के निशान बाहर की तरफ थे, जिसका मतलब चोर ने खिड़की का इस्तेमाल बाहर जाने के लिए किया है। लेकिन ऑफिसर लेस्टार्ड को शेरलॉक की ये थ्योरी बकवास लगती है, क्योंकि चोर को ढूंढने का काम पुलिस का है। लेकिन ग्लून चाहती थी कि शेरलॉक खुद चोर को ढूंढे। फिर शेरलॉक और जेम्स पैरों के निशान का पीछा करते हुए एक बार में पहुंच जाते हैं और वहां शेरलॉक को एक आदमी पर शक हो जाता है। लेकिन जब वो उसका पीछा कर रहा था तो अचानक वो आदमी शेरलॉक पर हमला कर देता है। तभी जेम्स शेरलॉक को मार खाते हुए देख लेता है, जिसके बाद वो उस आदमी को धक्का देकर नीचे गिरा देता है। फिर वो आदमी स्क्रोल लेकर वहां से भाग जाता है। अब शेरलॉक और जेम्स भी दौड़कर उसका पीछा करने लगते हैं। शेरलॉक को एक बात समझ में नहीं आ रही थी कि जब वो आदमी मुझे मारने के लिए आ रहा था तो मारते मारते उसने अपना हाथ रोक क्यों लिया।
लेकिन तभी अचानक से जेम्स वहां पर आ गया और उसने मुझे बचा लिया। अगर वो आदमी चाहता तो उसी वक्त मुझे मार सकता था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। कुछ तो गड़बड़ है। अब शेरलॉक और जेम्स उस आदमी को ढूंढते हुए एक अस्तबल में पहुंच जाते हैं। तभी वो आदमी अचानक से शेरलॉक के सामने आ जाता है और उस पर हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन तभी जेम्स पीछे से उस आदमी के सिर पर हमला करके उसको बेहोश कर देता है। फिर शेरलॉक और जेम्स उस आदमी के पास से स्क्रोल ले लेते हैं, लेकिन हैरानी की बात तो ये थी कि उस कवर के अंदर स्क्रोल था ही नहीं। इसका मतलब उस आदमी ने उनको बेवकूफ बनाया। अब शेरलॉक और जेम्स पूरी रात इसके बारे में सोचते रहते हैं और फिर अगली सुबह शेरलॉक फिर से उस लाइब्रेरी को चेक करने के लिए जाता है। शेरलॉक को शक था कि शायद ये सब कुछ पहले से ही प्लान्ड था। कोई है जो चाहता है कि शेरलॉक और जेम्स ये पहेली सुलझाकर उस स्क्रोल को ढूंढे, क्योंकि खिड़की का कांच भी कुछ इस तरह से टूटा हुआ था जैसे उसको जानबूझकर तोड़ा गया हो। तभी शेरलॉक को याद आता है कि वॉकर नाम का एक पोर्टर यहाँ की साफ सफाई करता है और वॉकर को नींद में चलने की बीमारी है। वो रात के वक्त जब भी कोई चीज इधर उधर देखता है तो उसको सही जगह पर रख देता है। इसका मतलब वॉकर ने स्क्रोल को उसकी जगह पर वापस रख दिया होगा। फिर जब शेरलॉक लाइब्रेरी में स्क्रोल को ढूंढना शुरू कर देता है तो कुछ देर बाद स्क्रोल उनको मिल जाता है, लेकिन अब यह पहेली और भी ज्यादा उलझ जाती है, क्योंकि स्क्रोल की चोरी कोई केस है ही नहीं, बल्कि किसी ने किसी और मकसद को पूरा करने के लिए जानबूझकर स्क्रोल को चुराया था। दरअसल जो शख्स ये सब कुछ कर रहा था उसने जानबूझकर स्क्रोल को गायब करवा दिया ताकि लाइब्रेरी क्राइम सीन बन जाए और फिर इसको बंद कर दिया जाए, ताकि वो रात के सन्नाटे का फायदा उठाकर आराम से अपने मकसद को अंजाम दे सके। फिर शेरलॉक जेम्स से पूछता है कि लाइब्रेरी बनाने से पहले यहाँ पर क्या हुआ करता था। जवाब में जेम्स उसको बताता है कि यहाँ पर शाही दावत हुआ करती थी। फिर शेरलॉक अपना दिमाग दौड़ाता है और सोचने लगता है कि अगर यहाँ शाही दावत हुआ करती थी तो यहाँ से निकलने के लिए कुल 5 रास्ते होंगे। फिर शेरलॉक और जेम्स उन सभी रास्तों को चेक करते हैं, लेकिन हैरानी की बात तो ये थी कि उनमें से एक रास्ता जो अब बंद हो चुका है उसके अंदर एक बॉम्ब फिट किया हुआ था। अब बॉम्ब को देखकर शेरलॉक और जेम्स के होश उड़ जाते हैं, जिसके बाद वो दोनों तुरंत चिमनी तोड़कर मेन हॉल में आ जाते हैं और सभी को इस बारे में आगाह कर देते हैं। इस समय हॉल में शानदार जश्न चल रहा था, लेकिन शेरलॉक और जेम्स की बात सुनकर लोग तुरंत वहां से भागने लगते हैं। तभी देखते ही देखते अगले 30 सेकंड के अंदर बॉम्ब फट जाता है, लेकिन अच्छी बात तो ये थी कि शेरलॉक और जेम्स की वजह से किसी भी शख्स को चोट नहीं पहुंचती। अब आखिरकार शेरलॉक ने खुद को जेल जाने से बचा लिया था और जेम्स की स्कॉलरशिप भी बच जाती है। फिर रात के वक्त जब राजकुमारी गुलून शेरलॉक को धन्यवाद बोलने के लिए उसके कमरे में आती है तो जेम्स गुलून को देखकर कमरे से बाहर चला जाता है, क्योंकि उसको भी एहसास हो गया था कि गुलून शेरलॉक को पसंद करने लगी है और इन दोनों को अकेला छोड़ना ही बेहतर होगा। फिर गुलून शेरलॉक के लिए एक जाम बनाती है और उस पर अपने हुस्न का जादू बिखेरना शुरू कर देती है। लेकिन अगली सुबह जब शेरलॉक की आंख खुलती है तो वो देखता है कि उसके मुंह पर खून लगा हुआ है। तभी पुलिस वाले शेरलॉक के रूम में आकर उसको अरेस्ट कर लेते हैं, क्योंकि शेरलॉक होम्स पर प्रोफेसर थॉमसन के कत्ल का आरोप था। अब नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे क्या होता है। सेकंड एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां पर लास्ट एपिसोड खत्म हुआ था। शेरलॉक ऑफिसर्स को समझाने की बहुत कोशिश करता है कि मैंने प्रोफेसर थॉमसन को नहीं मारा, बल्कि इन सब के पीछे राजकुमारी गुलून का हाथ है, लेकिन कोई भी शेरलॉक की बात नहीं मानता। शेरलॉक के भाई माइक्रोफ्ट को यकीन था कि वो झूठ नहीं बोल रहा, क्योंकि अगर शेरलॉक ने कोई गुनाह किया होता तो वो उसको सबके सामने कबूल कर लेता। फिर माइक्रोफ्ट ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के डीन कोलिन के पास जाकर उनसे इस बारे में बात करता है, लेकिन कोलिन माइक्रोफ्ट की कोई भी हेल्प नहीं करते और उसको साफ साफ मना कर देते हैं। फिर कुछ देर बाद जेम्स कोलिन के पास आता है और उन पर भड़क जाता है, क्योंकि कोलिन झूठ का साथ दे रहे थे। गुलून दूर बैठी ये सब कुछ देख रही थी, जिसके बाद कोलिन जेम्स को यूनिवर्सिटी से निकाल देते हैं। फिर जेम्स ये तय करता है कि वो किसी भी हाल में अपने दोस्त को बचा कर रहेगा। फिर कुछ समय बाद गुलून कोलिन के कमरे में उससे बात करने के लिए जाती है। फिर गुलून कोलिन को बहाने से बाहर भेज देती है ताकि वो प्रोफेसर रॉबर्ट की डिटेल्स चुरा सके। दरअसल ये जो कुछ भी हो रहा था वो सब कुछ गुलून की वजह से ही हो रहा था। स्क्रोल की चोरी, यूनिवर्सिटी में बम फटना और फिर प्रोफेसर थॉमसन की मौत, ये सब कुछ ही गुलून का किया धरा था। लेकिन अब वो ऐसा क्यों कर रही है ये हमें जल्दी ही पता चल जाएगा। अगले सीन में हम देखते हैं जेल के सभी कैदियों से कपड़े धुलवाए जा रहे थे।
तभी एक औरत शेरलॉक को उसके कपड़े देती है। तभी जब शेरलॉक अपना मुंह ऊपर करके देखता है तो उसके होश उड़ जाते हैं, क्योंकि ये औरत कोई और नहीं बल्कि उसका दोस्त जेम्स था। फिर जेम्स और शेरलॉक कर्मचारियों के कपड़े पहनकर वहां से भागने की प्लानिंग करते हैं। तभी एक पुलिस ऑफिसर जेम्स का चेहरा देख लेता है, जिसके बाद जेम्स और शेरलॉक उन सभी पुलिस वालों को मारकर वहां से भाग निकलते हैं। अब कुछ समय बाद डिटेक्टिव फिटगेट को प्रोफेसर थॉमसन का मर्डर केस सॉल्व करने के लिए बुलाया जाता है, लेकिन माइक्रोफ्ट फिटगेट से पहले ही एक बात साफ कर देता है कि मेरा भाई बेगुनाह है। दूसरी तरफ शेरलॉक और जेम्स एक बंद दुकान के अंदर चले जाते हैं, जहां हर तरफ कॉस्ट्यूम्स रखे हुए थे। तभी जेम्स जोर से शेरलॉक के मुंह पर एक मुक्का मारता है, क्योंकि शेरलॉक को अपना बचाव नहीं करना आता। वो हर बार लड़ाई में दूसरों से पिट जाता है और इसीलिए जेम्स उसको थोड़ी ट्रेनिंग भी देता है। जिसके बाद जेम्स और शेरलॉक पुलिस की कॉस्ट्यूम पहनकर वापिस ऑक्सफोर्ड आ जाते हैं। अगले सीन में हम गुलून को देखते हैं, जो एसाद नाम के शख्स से मिलने के लिए जाती है। दरअसल गुलून एसाद के लिए काम करती है। फिर एसाद उसको आगे का प्लान बताते हुए कहता है कि तुम्हें प्रोफेसर रॉबर्ट को भी जल्दी से जल्दी खत्म करना होगा, क्योंकि इस मकसद को पूरा करने के लिए बस 1 हफ्ता बचा है। अब गुलून और एसाद किस मकसद के बारे में बात कर रहे थे ये कोई नहीं जानता। अब शेरलॉक और जेम्स ही इस मकसद का पता लगाएंगे। तभी हम देखते हैं कि शेरलॉक और जेम्स पुलिस के कपड़े पहनकर जब ऑक्सफोर्ड आते हैं तो फिटगेट उनको रोक लेता है और उनसे कुछ सवाल पूछने लगता है, लेकिन अच्छी बात तो ये थी कि वो उन दोनों को पहचान नहीं पाता। फिर शेरलॉक गुलून के कमरे में जाकर वहां पर छानबीन करने लगता है। इस समय जेम्स बाहर खड़ा होकर सब पर नजर रखता है, लेकिन जैसे ही जेम्स का ध्यान भटकता है तभी राजकुमारी अपने कमरे में चली आती है और शेरलॉक बुरी तरह से फंस जाता है, क्योंकि गुलून लोगों की चोरी पकड़ने में माहिर है। फिर वो अपने कमरे के अंदर जाते ही समझ जाती है कि शेरलॉक यहीं पर है, जिसके बाद वो चिल्लाते हुए शेरलॉक से कहती है, अब ये नाटक बंद करो और जल्दी से बाहर आ जाओ। तभी शेरलॉक की नजर एक कागज के टुकड़े पर पड़ती है जो कोयले के बीच में जल रहा था। उसको देखकर शेरलॉक समझ जाता है कि गुलून कुछ तो छुपा रही है। फिर उन दोनों के बीच में हाथापाई होने लगती है। अब जेम्स ने शेरलॉक को सेल्फ डिफेंस के काफी सारे तरीके सिखा दिए थे, जिसकी वजह से शेरलॉक गुलून के हर वार को सह लेता है। फिर गुलून शेरलॉक को धमकी देती है कि अगर तुम यहाँ से नहीं गए तो मैं चिल्लाकर सभी को अपने कमरे में बुला लूंगी। फिर मजबूरी में शेरलॉक को वहाँ से जाना पड़ता है। फिर दोनों दोस्त अपने अड्डे पर पहुंचकर उस कागज के टुकड़े के बारे में बात करते हैं। जेम्स को बस एक लीड चाहिए थी, जिसकी हेल्प से उनको पता चल सके कि गुलून आखिर चाहती क्या है। फिर जेम्स और शेरलॉक एक फोटोग्राफर के पास जाते हैं और थॉमसन की आखिरी बार खींची गई फोटो के बारे में पता करते हैं। वहां उनको पता चलता है कि एक फोटो जिसमें थॉमसन और उसके साथ और भी कई सारे प्रोफेसर थे, उसकी कुल 2 कॉपी बनाई गई थी। पहली कॉपी गुलून ने जला दी और दूसरी मास्टर के लॉज के पास है। फिर जेम्स पुलिस की कॉस्ट्यूम पहनकर सीधे मास्टर के लॉज के पास जाता है और वहां उसको वो तस्वीर मिल जाती है, जिसके बाद जेम्स उसको चुरा लेता है और वापस अपने अड्डे पर पहुंच जाता है। फिर शेरलॉक जेम्स से पूछता है कि ये तस्वीर आखिर है कहाँ की। फिर जेम्स उसको बताता है कि ये तस्वीर कैंडलिन कॉलेज के टेनिस कोर्ट में खींची गई है सन 1870 में। इस तस्वीर में प्रोफेसर थॉमसन के अलावा 3 प्रोफेसर और भी हैं, जिनके नाम है प्रोफेसर रॉबर्ट, एंड्राइट और मलिक। और गुलून ने सबसे पहले प्रोफेसर थॉमसन को अपना शिकार बनाया, यानी कि बाकी के 3 प्रोफेसर की जान भी खतरे में है। अब शेरलॉक को एहसास होता है कि गुलून ने वो बॉम्ब ब्लास्ट क्यों किया था। दरअसल जिस टेबल पर वो चारों प्रोफेसर बैठे हुए थे वो टेबल बॉम्ब के सबसे ज्यादा करीब था, लेकिन फिर शेरलॉक और जेम्स ने वहां पर आकर गुलून का प्लान खराब कर दिया। अब सोचने वाली बात तो ये थी कि गुलून उन चारों प्रोफेसर्स को क्यों मारना चाहती है, लेकिन ये राज भी जल्दी ही खुल जाएगा। बस आप वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें। फिर जेम्स वापस से ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में जाता है और समझगर के पास जाकर उनसे प्रोफेसर रॉबर्ट का एड्रेस मांगता है। समझगर रॉबर्ट का एड्रेस देने से साफ इनकार कर देता है। फिर जेम्स उनको समझाता है कि प्रोफेसर रॉबर्ट की जान खतरे में है। इस समय समझगर के साथ बैठा शख्स एनोनी ये सब कुछ सुन रहा था, इसलिए वहां से निकलकर वो चुपचाप जेम्स और शेरलॉक के पास आके उनको रॉबर्ट का एड्रेस दे देता है। फिर जल्दी ही जेम्स और शेरलॉक रॉबर्ट के घर के लिए निकल पड़ते हैं। वहीं दूसरी तरफ गुलून एक लड़के का भेष बनाकर रॉबर्ट के घर पर जाती है और उनको मार देती है। जब जेम्स और शेरलॉक रॉबर्ट के घर पर पहुंचते हैं तो वहां पर उनको रॉबर्ट की लाश मिलती है। फिर शेरलॉक जेम्स से कहता है कि हमें पुलिस को खबर कर देनी चाहिए, लेकिन तभी जेम्स उसको कहता है कि हम ऐसा नहीं करेंगे क्योंकि गुलून ने तुम्हें चुनौती दी है।
वो देखना चाहती है कि तुम उसकी ये चुनौती पार कर पाओगे या नहीं। यानी कि अब शेरलॉक को ग्लून से पहले बाकी के 2 प्रोफेसर्स को भी बचाना होगा। फिर शेरलॉक अपनी टोपी सीधी करता है और ग्लून की ये चुनौती स्वीकार कर लेता है। अब नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे क्या होता है। थर्ड एपिसोड की शुरुआत फ्लैशबैक से होती है। ये बात तब की है जब ग्लून गांसू कॉरिडोर चाइना में अपने घर लौटी थी, लेकिन वहां का सीन देखकर ग्लून के होश उड़ जाते हैं क्योंकि उसका पूरा का पूरा गांव शमशान बन चुका था और हर तरफ लाशों के ढेर थे। उन लाशों में ग्लून के माता पिता की भी लाश थी। फिर अपनी फैमिली को आग देते वक्त ग्लून फूट फूट कर रोने लगती है। अब कहानी फिर से प्रेजेंट में आती है। शेरलॉक और जेम्स चुपचाप प्रोफेसर एंड्राइड के घर में घुस जाते हैं और फिर शेरलॉक अपना दिमाग दौड़ाना शुरू कर देता है। लेकिन जिस समय ये दोनों एंड्राइड के घर में घुस रहे थे तो ग्लून इनको देख लेती है। अब वो इनके साथ क्या करेगी ये हमें थोड़ी ही देर में पता चल जाएगा। फिर जिस समय जेम्स प्रोफेसर के घर में छानबीन कर रहा था तो उसको वहां पर एक पेपर मिलता है जिसमें गांसू कॉरिडोर और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के डीन कोलिन के बारे में लिखा हुआ था। दरअसल गांसू कॉरिडोर में खुदाई करते वक्त अचानक बारिश होने लगी थी, जिसके बाद सोने की खदानें बाहर आ गई और उनकी हेल्प से कोलिन माला माल हो गया। अब इसके अलावा एंड्राइड के कमरे में एक डायरी भी थी जिसमें उनकी डेली मीटिंग्स के बारे में लिखा हुआ था। लेकिन हैरानी की बात तो ये थी कि प्रूडेंस हैमिल्टन नाम की एक लड़की हर रोज एंड्राइड से मिलने के लिए आती थी। आपको याद होगा कि शेरलॉक और हैरी वाले मैच में यही लड़की रेफरी भी बनी थी। अब ये दोनों उस लड़की से बात करने के बारे में सोचते हैं क्योंकि वही उनको आगे की कहानी बता सकती है। जब जेम्स और शेरलॉक वहां से जाने लगते हैं तो 2 लोग उनको पकड़ने के लिए आ जाते हैं। इसलिए जेम्स वहां पर आग लगा देता है और वहां से बचकर भाग जाता है। अब ग्लून भी शेरलॉक को भागता हुआ देखकर पीछे मुड़ जाती है ताकि वो दोनों उसको देख ना पाए। अगले सीन में हम देखते हैं माइक्रोफ्ट कोलिन के ऑफिस के बाहर खड़ा होकर चुपचाप उनकी बातें सुन रहा था। दरअसल कोलिन और फॉरेन अपने प्लान के बारे में बातें कर रहे थे, लेकिन तभी एक शख्स माइक्रोफ्ट को देख लेता है और अंदर जाकर कोलिन को सब कुछ बता देता है कि माइक्रोफ्ट आपकी बातें सुन रहा था। अब कोलिन गुस्से में माइक्रोफ्ट को नौकरी से निकाल देता है। दूसरी तरफ जेम्स प्रूडेंस से मिलकर उससे प्रोफेसर एंड्राइड के बारे में बात करता है। प्रूडेंस बताती है कि मैं और प्रोफेसर एंड्राइड एक प्रोजेक्ट पर एक्सपेरिमेंट कर रहे थे कि रात की खामोशी में ध्वनि तरंगे एक जगह से दूसरी जगह कैसे जाती है और इसके लिए हमने घंटा घर का इस्तेमाल किया। अब जेम्स और शेरलॉक को सारी बात समझ में आ जाती है, जिसके बाद शेरलॉक बाहर आता है और जेम्स को कहता है कि हमें चलना होगा। लेकिन प्रूडेंस शेरलॉक को देखकर चिल्लाने लगती है क्योंकि वो एक कैदी है। फिर शेरलॉक और जेम्स वहां से भाग जाते हैं। अब वो दोनों घंटा घर में जाकर एंड्राइड को ढूंढ लेते हैं, लेकिन शेरलॉक एंड्राइड तक पहुंच पाता इससे पहले ही ग्लून दूसरी तरफ से आ जाती है और प्रोफेसर एंड्राइड को घंटा घर से नीचे फेंक देती है और फिर वो खुद भी बिल्डिंग से नीचे कूद जाती है। लेकिन तभी शेरलॉक उसका हाथ पकड़ लेता है और पूछता है कि तुमने एंड्राइड को कैसे ढूंढा। फिर ग्लून उसको बताती है कि एंड्राइड को मैंने नहीं बल्कि तुमने ढूंढा है, और इतना कहकर ग्लून रस्सी की हेल्प से नीचे पहुंच जाती है। अब जेम्स और शेरलॉक एक बार फिर से ग्लून से हार गए थे। तभी जब शेरलॉक अकेला बैठा था तो वो खुद को ही कोसने लगता है और देखता है कि उसके पास ग्लून का दस्ताना रह गया है। फिर वो उस दस्ताने के ऊपर से दुकान का नाम देखता है और फिर अगली ही सुबह वो जेम्स को लेकर सीधा उस दुकान पर पहुंच जाता है। फिर वहां पर जाकर शेरलॉक को पता चलता है कि ये दस्ताना 2 हफ्ते पहले एक चाइनीज महिला ने लिया था, लेकिन उस महिला का नाम उस दुकानदार को नहीं पता था। वहीं दूसरी तरफ एसाद ग्लून से मिलकर उसको लंदन जाने की टिकट देता है और कहता है तुम्हारा काम खत्म हो गया। लेकिन ग्लून उसकी बात सुनकर चौंक जाती है क्योंकि उसका आखिरी शिकार अभी भी बाकी था, जिसका नाम है प्रोफेसर मलिक। दरअसल मलिक इस पूरे प्रोजेक्ट का आर्किटेक्ट है। उसी ने ग्लून के माता पिता को मार दिया था और इसीलिए ग्लून उससे बदला लेना चाहती थी। ग्लून ने जानबूझकर एसाद के साथ काम किया क्योंकि उसको उन 4 प्रोफेसर से बदला लेना था। फिर एसाद ग्लून को कहता है कि तुम मलिक को नहीं मारोगी, इसलिए ये लो लंदन की टिकट और जाओ यहाँ से। अब एसाद ने भले ही प्रोफेसर मलिक को मारने से मना कर दिया हो, लेकिन ग्लून अपना बदला लेकर रहेगी। दूसरी तरफ शेरलॉक और जेम्स माइक्रोफ्ट से जाकर मिलते हैं। फिर शेरलॉक माइक्रोफ्ट को ग्लून के बारे में सब कुछ बता देता है। फिर सारी बातें सुनने के बाद माइक्रोफ्ट अपने सोर्सेज की हेल्प से असरा नाम के शख्स को मिलने के लिए बुलाता है जो राजकुमारी को ऑक्सफोर्ड लेकर आए थे। फिर असरा शेरलॉक, जेम्स और माइक्रोफ्ट को सारी कहानी बताता है
कि राजकुमारी को ऑक्सफोर्ड लाते वक्त रास्ते में क्या हुआ था। अब जेम्स और शेरलॉक अपने दिमाग के घोड़े दौड़ाना शुरू कर देते हैं। दरअसल लुटेरे जब वो स्क्रॉल चुराने आए थे तो उन्होंने राजकुमारी के सेवक को मार दिया था और वो सेवक इकलौता ऐसा इंसान था जो असली राजकुमारी की पहचान कर सकता था। इसका मतलब अभी जो राजकुमारी ऑक्सफोर्ड में रह रही है वो असली राजकुमारी नहीं है। ये सब कुछ पहले से ही प्लान्ड था ताकि नकली राजकुमारी को ऑक्सफोर्ड में आने का मौका मिल जाए। अगले सीन में हम देखते हैं कोलिन और फॉरेन सेक्रेटरी के बीच में मीटिंग चल रही थी। तभी माइक्रोफ्ट उनकी मीटिंग के बीच में घुस जाता है और फॉरेन सेक्रेटरी को नकली राजकुमारी की सच्चाई बता देता है। सेक्रेटरी माइक्रोफ्ट के इस काम से बहुत खुश हो जाते हैं। फिर वो दोनों माइक्रोफ्ट से पूछते हैं कि हम इस कातिल को कैसे पकड़ेंगे। तभी जेम्स और शेरलॉक जो इतनी देर से उनकी सारी बातें सुन रहे थे वो जवाब देते हैं चारा डालकर, और ये चारा कोई और नहीं बल्कि प्रोफेसर मलिक होंगे। अब शेरलॉक और जेम्स सभी को अपना प्लान समझाते हैं, जिसके बाद रात के वक्त शेरलॉक अपने प्लान को एग्जीक्यूट करता है। फिर रात को शेरलॉक, जेम्स, कोलिन और फॉरेन सेक्रेटरी प्रोफेसर मलिक को मिलने के लिए बुलाते हैं। माइक्रोफ्ट शेरलॉक को अच्छी तरह से समझा देता है कि अगर ये प्लान फेल हुआ तो माइक्रोफ्ट की नौकरी तो जाएगी ही जाएगी, शेरलॉक को भी दोबारा से जेल जाना पड़ेगा। अब शेरलॉक को यकीन था कि उसका ये प्लान जरूर कामयाब होगा और इसीलिए वो माइक्रोफ्ट को कोई भी जवाब नहीं देता। तभी कुछ देर बाद ग्लून की एक दोस्त पुलिस वालों का ध्यान भटकाती है ताकि ग्लून अपने मकसद को अंजाम दे सके। ग्लून का तीर बिल्कुल सही निशाने पर बैठता है क्योंकि सभी पुलिस वाले और गार्ड ग्लून की दोस्त के पीछे लग जाते हैं और तभी ग्लून एक संदूक से बाहर निकलकर प्रोफेसर मलिक को मारने के लिए आगे बढ़ जाती है। इस वक्त मलिक के कमरे में कोई भी नहीं था, लेकिन जब ग्लून मलिक की कुर्सी के करीब पहुंचती है तो शेरलॉक कुर्सी घुमाकर ग्लून की तरफ बंदूक तान देता है। तभी ग्लून शेरलॉक से कहती है कि वो बाज के पंजे वाला आदमी मुझे लेने के लिए जरूर वापस आएगा। अब ग्लून की बात सुनते ही शेरलॉक के होश उड़ जाते हैं क्योंकि यही बात तो शेरलॉक की माँ हमेशा कहा करती थी। तभी पुलिस वाले आकर ग्लून को पकड़ लेते हैं। फिर शेरलॉक चिल्लाकर ग्लून से पूछता है कि तुम ये बात कैसे जानती हो कि मेरी माँ अक्सर ये बात बोलती है, लेकिन ग्लून उसकी बात का कोई भी जवाब नहीं देती और इसी के साथ थर्ड एपिसोड का एंड हो जाता है। अब नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे क्या होता है। फोर्थ एपिसोड में हम देखते हैं शेरलॉक भागकर अपनी माँ के पास जाता है और अंदर से दरवाजा बंद कर लेता है। शेरलॉक को समझ में नहीं आ रहा था कि वो नकली राजकुमारी उसकी माँ को कैसे जानती है। फिर शेरलॉक की माँ कोर्डेलिया उसको कहती है कि तुम ध्यान से सुनो, एक आवाज हर वक्त इस कमरे में गूंजती रहती है। फिर शेरलॉक भी अपनी आंखें बंद करके उस आवाज को महसूस करने की कोशिश करता है और गौर करता है कि सच में कोई आवाज एक दरवाजे के पीछे से आ रही है। इसका मतलब कोर्डेलिया झूठ नहीं बोल रही थी। फिर शेरलॉक वो दरवाजा तोड़ देता है, जिसके बाद उसको पता चलता है कि यहाँ काम करने वाले लोग एक डिवाइस की हेल्प से कोर्डेलिया की आवाज को रिकॉर्ड कर रहे हैं। फिर शेरलॉक समझ जाता है कि यहाँ पर काम करने वाले सभी लोग किलर ग्लून के साथ मिले हुए हैं। फिर वो पीछे के रास्ते से अपनी माँ को भगा कर ले जाता है। डॉक्टर्स की एक टीम शेरलॉक को पकड़ने के लिए उसके पीछे भागती है, लेकिन कोई भी उसको पकड़ नहीं पाता। अगले सीन में हम देखते हैं कोलिन ग्लून को फंदे पर लटका देता है और कहता है कि तुम्हारे पास सच बताने के लिए केवल 5 सेकंड है। फिर ग्लून भी डर के मारे कोलिन को सारी बात बता देती है। दरअसल ग्लून एक सुपारी किलर है जो लोगों को मारने के लिए अपने बॉस से पैसे लेती है। उसको उन चारों प्रोफेसर्स को मारने के लिए भी पैसे दिए गए थे, लेकिन फिर शेरलॉक ने बीच में आकर सारा प्लान खराब कर दिया। अब कोलिन ग्लून को मारने ही वाला था, लेकिन तभी ऐन मौके पर माइक्रोफ्ट वहां पर आ जाता है और ये फांसी रोक देता है। माइक्रोफ्ट कोलिन को समझाता है कि हम इस तरह ग्लून को नहीं मार सकते क्योंकि इससे फॉरेन सेक्रेटरी नाराज हो जाएंगे। अब कोलिन कुछ समय के लिए ये फांसी रोक देता है, जिसके बाद ग्लून को जेल में बंद कर दिया जाता है। दूसरी तरफ जेम्स शेरलॉक के आने से पहले उसके घर पर पहुंच जाता है और वहां पर लगी तस्वीरों को देखकर जेम्स को एहसास होता है कि शेरलॉक का बचपन कितना मुश्किल रहा होगा, क्योंकि उसके पापा शेरलॉक को छोड़कर वियना चले गए और बड़े बेटे को सरकारी दफ्तर में नौकरी दिलवा दी ताकि घर का खर्चा चल सके। तभी कुछ देर बाद शेरलॉक अपनी माँ को लेकर वापस घर आ जाता है। कोर्डेलिया जेम्स को देखकर घबरा जाती है, लेकिन तभी शेरलॉक उसको कहता है कि ये मेरा जिगरी दोस्त है। लेकिन तभी कोर्डेलिया एक धुन को महसूस करते हुए अंदर वाले कमरे में चली जाती है और उनको ऐसा लगता है जैसे उनकी बेटी बीट्रिस ये धुन बजा रही हो, लेकिन ये सिर्फ उनका एक भ्रम था। फिर कुछ देर बाद शेरलॉक के पड़ोसी मिस्टर क्रोल शोर शराबा सुनकर शेरलॉक के घर में आ जाते हैं। फिर शेरलॉक उनसे रिक्वेस्ट करता है कि प्लीज आप डॉक्टर मर्फी को कॉल कर दीजिए क्योंकि मेरी माँ को इस वक्त डॉक्टर की जरूरत है। फिर जेम्स और शेरलॉक शांति से कोर्डेलिया के साथ बातें करते हैं।
कोर्डेलिया बार बार बस एक ही बात दोहरा रही थी कि वो बाज के पंजे वाला आदमी मुझे लेने के लिए वापस आएगा। लेकिन शेरलॉक को ये बात थोड़ी अजीब लगती है क्योंकि असल में ऐसा होना मुमकिन ही नहीं है। फिर डॉक्टर मर्फी के आने के बाद शेरलॉक और जेम्स अपना दिमाग लगाते हैं और सोचने लगते हैं कि ये बाज का पंजा क्या हो सकता है। तभी शेरलॉक को एक छड़ी याद आती है जिसके ऊपर बाज का पंजा बना हुआ था, और ये जानने के बाद आप भी हैरान हो जाओगे कि वो छड़ी प्रोफेसर मलिक के पास है, यानी कि मलिक भी इन सब में शामिल है। अब शेरलॉक और जेम्स गुलून से बात करने के लिए जाते हैं क्योंकि वही उनको आगे की कहानी बता सकती थी। जेल जाने से पहले शेरलॉक अपने भाई माइक्रॉफ्ट को भी साथ ले जाता है। फिर शेरलॉक गुलून की सेल में जाकर उससे बात करता है। गुलून शेरलॉक को बताती है कि मलिक एक सेफ हाउस में जाकर तुम्हारी माँ की बातें सुना करता था। वहाँ पर तुम्हारी माँ की सारी रिकॉर्डिंग्स मौजूद हैं, लेकिन तुम पासवर्ड के बिना सेफ हाउस का दरवाजा नहीं खोल पाओगे। फिर शेरलॉक गुलून को जेल से बाहर निकलवा लेता है और फिर कोलिन के पास जाकर उनको बताता है कि हमें सेफ हाउस पर धावा बोलना होगा। फिर गुलून ये शर्त रखती है कि सेफ हाउस में मेरे साथ सिर्फ एक ही शख्स रहेगा और उस शख्स का नाम है शेरलॉक। अब कोलिन भी गुलून की ये शर्त मान लेता है, जिसके बाद गुलून और शेरलॉक सेफ हाउस जाने के लिए निकल पड़ते हैं। फिर जैसे ही वो लोग सेफ हाउस पहुंचते हैं तो एक आदमी शेरलॉक पर हमला कर देता है, लेकिन तभी गुलून उस आदमी को मार मार कर उसकी हड्डी पसली एक कर देती है और फिर पीछे चल रहे ऑफिसर्स उस आदमी को अरेस्ट कर लेते हैं और अपने साथ ले जाते हैं। अब गुलून शेरलॉक को उस कमरे में लेकर जाती है जहां पर प्रोफेसर मलिक एक डिवाइस की हेल्प से कोर्डेलिया की बातें सुनता था। अब एक तरफ तो शेरलॉक और जेम्स कोर्डेलिया की कुछ रिकॉर्डिंग्स को प्ले करके देखते हैं, वहीं दूसरी तरफ कोलिन को असली राजकुमारी मिल जाती है जिनको एक कमरे में बांध कर रखा गया था। कोलिन को तो अभी भी यकीन नहीं हो रहा था कि प्रोफेसर मलिक ऐसा कर सकते हैं, लेकिन तभी राजकुमारी कोलिन को बताती है कि मलिक इन सब में शामिल है। राजकुमारी ने अपने कानों से सुना है कि मलिक यहाँ पर आने वाले थे। अब ये सब बातें सुनने के बाद कोलिन और माइक्रॉफ्ट को असली लीड मिल जाती है, लेकिन कोलिन को कोई अंदाजा भी नहीं था कि गुलून कोई भी काम बिना फायदे के नहीं करती। जब शेरलॉक और जेम्स रिकॉर्डिंग सुनने में व्यस्त थे तो गुलून एक रोशनदान से निकलकर वहां से भाग जाती है। फिर कोलिन ओशे नाम के एक ऑफिसर को गुलून के पीछे लगा देता है। ओशे गुलून को पकड़ने के लिए उसके पीछे भागता है, लेकिन जब आगे का रास्ता बंद हो जाता है तो गुलून सीधे खड़ी हो जाती है और मुस्कुराने लगती है। फिर ओशे अपनी गन निकालकर गुलून पर तान देता है, लेकिन तभी एक गोली सीधा ओशे के सिर पर आकर लगती है और ये गोली किसी और ने नहीं बल्कि गुलून की दोस्त ने चलाई थी। अगले सीन में हम देखते हैं शेरलॉक और जेम्स लोसिन जैगर्स नाम के एक वकील के घर पर जाते हैं, क्योंकि मलिक की डायरी के मुताबिक जैगर्स हर रोज मलिक से मिलने के लिए आता था। जेम्स खिड़की तोड़कर अंदर जाने की कोशिश करता है, लेकिन तभी अंदर से बहुत तेज बदबू आने लगती है जैसे कोई मरा पड़ा हो। फिर जब वो दोनों अंदर जाकर देखते हैं तो वहां पर जैगर्स की लाश पड़ी थी, यानी कि किसी ने पहले ही जैगर्स को मारकर लटका दिया था। अब ये गुत्थी सुलझने की बजाय और भी उलझती जा रही थी। फिर शेरलॉक और जेम्स जैगर्स की कंप्लेन लिखवाने के लिए जाते हैं, लेकिन वहां पर शेरलॉक को पता चलता है कि उसकी मां खतरे में है। फिर वो फौरन अपने घर पहुंचकर मिस्टर क्रोल से बात करता है। दरअसल मेंटल हॉस्पिटल असलीन का मैनेजर और डॉक्टर्स की एक टीम जबरदस्ती कोर्डेलिया को अपने साथ ले जा रहे थे, लेकिन तभी क्रोल की पत्नी वहां पर आ जाती है और मैनेजर के ऊपर गन तान देती है। फिर मैनेजर गुस्से में शेरलॉक को कहता है कि तुम बहुत गलत कर रहे हो, जिसके बाद वो लोग वहां से चले जाते हैं। अगले सीन में हम देखते हैं कोलिन, प्रूडेंस और माइक्रॉफ्ट अब दिन की चोटी के पीछे मलिक को ढूंढने के लिए जाते हैं। फिर कोलिन अकेला ही मलिक से बात करने के लिए जाता है, क्योंकि उसको इस केस का सारा श्रेय खुद लेना था। फिर बातचीत करने पर मलिक कोलिन को बताता है कि मैंने जानबूझकर तुम्हारे साथ धोखा किया, क्योंकि तुम चाइना वाले प्रोजेक्ट को अपना बता रहे थे। दरअसल उस प्रोजेक्ट में आधी से ज्यादा मेहनत मलिक की थी, लेकिन कोलिन अपना नाम आगे करके सभी को बता रहा था कि प्रोजेक्ट मैंने पूरा किया है। फिर मलिक अपनी जेब में हाथ डालता है और अगले ही पल गोली चलने की तेज आवाज आती है। फिर जब माइक्रॉफ्ट और बाकी के ऑफिसर्स अंदर आते हैं तो देखते हैं वहां पर कोलिन की लाश पड़ी थी, लेकिन सबसे दिलचस्प बात तो ये थी कि कोलिन की बॉडी पर कहीं भी गोली का निशान नहीं था। तभी लास्ट सीन में हम देखते हैं शेरलॉक जब इस गुत्थी को सुलझाने की कोशिश कर रहा था तो अचानक से कोई दरवाजे पर दस्तक देता है। शेरलॉक को लगता है कि शायद वही डॉक्टर्स दोबारा आ गए होंगे, लेकिन जब वो दरवाजा खोलता है तो बाहर शेरलॉक के डैड खड़े थे और इसी के साथ 4th एपिसोड का एंड हो जाता है।
5th एपिसोड की शुरुआत एक फ्लैशबैक सीन के साथ होती है जब बीट्रिस खेलते खेलते अपने परिवार से दूर चली गई थी। फिर उसके मॉम डैड उसको हर जगह पर ढूंढते हैं लेकिन ब्रिटिश उनको कहीं पर भी नहीं मिलती। फिर कुछ समय बाद उसके पिता साइलस को उसकी लाश मिलती है और फिर वो उसको अपनी गोद में उठाकर घर वापस ले आते हैं, जिसके बाद वो दोनों मिलकर अपनी फूल सी बच्ची का फ्यूनरल करते हैं। अब कहानी फिर से प्रेजेंट में आती है। शेरलॉक अपने डैड को देखकर बहुत ही खुश होता है, जिसके बाद शेरलॉक और कॉर्डेलिया साइलस को अपनी पूरी कहानी बताते हैं कि मेंटल हॉस्पिटल में उसके साथ क्या क्या हुआ था। लेकिन साइलस को तो अभी भी कुछ बातें समझ में नहीं आ रही थी। तभी कॉर्डेलिया साइलस को कहती है कि पहले हम खाना खा लेते हैं। फिर शेरलॉक का पूरा परिवार खाना खाने के लिए बैठ जाता है, लेकिन तभी कॉर्डेलिया देखती है कि माइक्रॉफ्ट की कुर्सी खाली है, इसलिए वो साइलस से इस बात की शिकायत करने लगती है। फिर साइलस कॉर्डेलिया से वादा करता है कि मैं कल सुबह माइक्रॉफ्ट को यहाँ पर बुला लूंगा। लेकिन तभी शेरलॉक को अचानक से कुछ होने लगता है। उसको सामने वाली कुर्सी पर एक लड़की बैठी हुई दिखाई देती है, जैसे वो शेरलॉक से कुछ कहना चाहती हो। हालांकि ये सिर्फ शेरलॉक का भ्रम था, लेकिन अब उसको ऐसा भ्रम क्यों हो रहा था हमें आगे पता चलेगा। फिर अपना डिनर खत्म करने के बाद शेरलॉक और साइलस कुछ देर एक साथ बैठकर बातें करते हैं। फिर बातें खत्म करने के बाद शेरलॉक जब अपने पापा का कोट देखता है तो वो गौर करता है कि कोट का एक बटन गायब है। फिर बाकी के बटनों को देखकर वो हैरान हो जाता है, क्योंकि सेम ऐसा ही एक बटन उसको जैगर्स के घर से मिला था। अब शेरलॉक को कुछ भी समझ में नहीं आता, इसलिए वो अपने दोस्त जेम्स से बात करता है। तभी शेरलॉक को एक बार फिर से वही लड़की दिखाई देने लगती है और शेरलॉक डर के मारे उस लड़की पर चिल्लाने लगता है, लेकिन अगले ही पल वो लड़की गायब हो जाती है। फिर शेरलॉक सोने के लिए चला जाता है, लेकिन नींद में भी उसको अजीब अजीब से सपने आ रहे थे, जैसे कोई बहुत बुरी चीज शेरलॉक के पीछे पड़ गई हो। वहीं दूसरी तरफ जेम्स पूरी रात शेरलॉक की कही हुई बात पर गौर करता है। जेम्स को शेरलॉक के डैड पर शक था, लेकिन अगली सुबह जब वो इस बारे में शेरलॉक से बात करता है तो शेरलॉक उसको तमाचा मार देता है और कहता है यहाँ से चले जाओ। लेकिन शायद शेरलॉक भूल गया था कि जेम्स कभी भी बिना सोचे समझे किसी पर शक नहीं करता। अब शेरलॉक खुद अपने दिमाग के घोड़े दौड़ाना शुरू कर देता है और अपनी सोच की दुनिया में जाकर देखता है कि जेम्स सही है या नहीं। तभी उसको एहसास होता है कि जेम्स एकदम सही था, इसलिए फिर वो जेम्स से माफी मांगने के लिए जाता है। अब जेम्स और शेरलॉक मिलकर एक प्लान बनाते हैं। शेरलॉक साइलस को बातों में उलझाकर उसका ध्यान भटकाता है। वहीं दूसरी तरफ जेम्स साइलस के कमरे में छानबीन करके ये पता लगाने की कोशिश करता है कि साइलस आखिर छुपा क्या रहा है। तभी कुछ देर बाद साइलस अपने कमरे में वापस जाने लगते हैं, लेकिन शेरलॉक साइलस को रोकने की कोशिश करता है ताकि वो अपने कमरे में ना जाए। लेकिन जब वो नहीं मानते तो जेम्स उनके कदमों की आवाज सुनकर छुप जाता है। लेकिन मजे की बात तो ये थी कि अब तक जेम्स ने सारी पहेली सुलझा ली थी। साइलस के चले जाने के बाद वो शेरलॉक को बताता है कि 1858 में तुम्हारे डैड पूरी तरह कंगाल हो गए थे और उनकी 4 कंपनियां बंद हो गई थी। लेकिन फिर अगले ही साल अचानक उनके पास ढेर सारे पैसे आ गए। 1 साल के अंदर साइलस की गिनती रईसों में होने लगी। लेकिन सबसे दिलचस्प बात तो ये है कि तुम्हारी बहन की मौत भी उसी साल हुई थी। फिर वो बताता है कि ये घर और सारी प्रॉपर्टी तुम्हारी माँ के नाम पर है, लेकिन तुम्हारी बहन के मरने के बाद तुम्हारी माँ को दिमागी मरीज बताकर मेंटल हॉस्पिटल भेज दिया गया ताकि ये सारी प्रॉपर्टी तुम्हारे पिता के नाम हो सके। अब ऐसे में 2 बातें हो सकती है, या तो तुम्हारे पिता ने तुम्हारी बहन की मौत का फायदा उठाया और ये सब कुछ अपने नाम करवा लिया, और दूसरी बात यह भी हो सकती है कि तुम्हारी बहन की मौत एक हादसा नहीं, जानबूझकर करवाया गया मर्डर हो। फिर शेरलॉक अपने दिमाग पर जोर डालता है और उस समय में पहुंच जाता है जब उसका पूरा परिवार एक साथ पिकनिक पर गए थे। बीट्रिस के गायब होने से पहले साइलस ने उसके कान में कुछ कहा था, जिसके बाद बीट्रिस खेलते खेलते कहीं चली गई। फिर सच्चाई का पता लगाने के लिए शेरलॉक अपने पुराने माली नाथन बफेट के घर पर जाता है, लेकिन नाथन की बेटी शेरलॉक को बताती है कि उनका तो बहुत पहले ही स्वर्गवास हो चुका है। फिर वो शेरलॉक को एक और बात बताती है कि मेरे पिता के मरने के बाद तुम्हारे पिता ने उनका सारा कर्ज माफ कर दिया था। अब साइलस ने ऐसा क्यों किया और नाथन का इन सब से क्या कनेक्शन है, ये सभी राज आगे खुलेंगे। तभी कुछ देर बाद शेरलॉक को याद आता है कि उस रात उसकी बहन को देखने के लिए एक डॉक्टर आए थे। फिर शेरलॉक अपने फैमिली डॉक्टर के पास जाकर उनसे बात करता है, लेकिन हैरानी की बात तो ये थी कि उस रात साइलस ने अपने फैमिली डॉक्टर को बुलाया ही नहीं था, बल्कि कोई और ही डॉक्टर बीट्रिस को चेक करने के लिए आए थे। अब जैसे जैसे शेरलॉक इस केस की छानबीन कर रहा था, उसका शक और भी मजबूत होता जा रहा था कि जरूर उसके पिता कोई न कोई खेल खेल रहे हैं। उन्होंने जानबूझकर बीट्रिस को गायब किया होगा
लेकिन इसके पीछे साइलस का असली मकसद क्या है ये तो कोई भी नहीं जानता। फिर शेरलॉक और जेम्स इस पहेली की आखिरी सीढ़ी चढ़ते हैं। वो सीधा ही बीट्रिस की कब्र के पास पहुंच जाते हैं, जहां शेरलॉक अपनी बहन की कब्र खोदना शुरू कर देता है। उसको तो बस इस बात की तसल्ली करनी थी कि बीट्रिस सच में मरी भी है या नहीं, लेकिन जब शेरलॉक बीट्रिस की लाश बाहर निकालता है तो उसके होश उड़ जाते हैं, क्योंकि लाश के दोनों हाथ सही सलामत थे, जबकि बीट्रिस की मौत से पहले उसके एक हाथ में फ्रैक्चर हो गया था। इसका मतलब उसकी बहन बीट्रिस अभी भी जिंदा है और ये लाश किसी और की है। जरूर साइलस ने ही उसको कहीं पर छुपाया होगा। अब आपको समझ में आ ही गया होगा कि शेरलॉक को वो लड़की का साया क्यों दिखाई दे रहा था। असल में वो लड़की कोई और नहीं बल्कि ये लाश थी, जिसको साइलस ने बीट्रिस की जगह पर दफना दिया था। तभी लास्ट सीन में वो लड़की शेरलॉक को एक बार फिर से दिखाई देती है और इसी के साथ 5th एपिसोड का एंड हो जाता है। अब नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे क्या होता है। 6th एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं शेरलॉक और जेम्स भागकर वापस घर आ जाते हैं। फिर शेरलॉक अपने डैड से बीट्रिस की जिंदगी का जवाब मांगता है, लेकिन साइलस शेरलॉक को शांत करता है और समझाता है कि बीट्रिस का एक हाथ टूटा नहीं था, उसको सिर्फ मोच आई थी। और रही दूसरे डॉक्टर को बुलाने वाली बात, तो वो तुम्हारी माँ की इच्छा थी। इतने में कोडेलिया भी वहाँ पर आ जाती है और साइलस के ऊपर गन तान देती है, क्योंकि ये सब झूठ था। अब साइलस बुरी तरह से फंस जाता है, जिसके बाद वो शेरलॉक और जेम्स को चकमा देकर वहां से भाग निकलता है। अगले सीन में हम माइक्रोफ्ट को देखते हैं, जो कोलिन की मौत की वजह का पता करने में लगा था। डॉक्टर खुद भी कोलिन की बॉडी देखकर हैरान रह जाते हैं, क्योंकि बॉडी पर ना ही कोई चोट का निशान है और ना ही दिल का दौरा पड़ा है। फिर माइक्रोफ्ट कुछ सरकारी ऑफिसर्स के पास जाकर उनसे बात करता है, वो ऑफिसर्स जिनको चाइना वाले प्रोजेक्ट के बारे में पता था। माइक्रोफ्ट उनसे प्रोजेक्ट के बारे में जानने की कोशिश करता है, लेकिन वो लोग माइक्रोफ्ट को नौकरी से निकाल देते हैं, क्योंकि कोलिन की देखरेख की जिम्मेदारी माइक्रोफ्ट की थी। दूसरी तरफ शेरलॉक, जेम्स और कोडेलिया जब साइलस के बारे में बात कर रहे थे तो उनको एक माली का ख्याल आता है। फिर शेरलॉक और जेम्स एक एक कड़ी को जोड़ते हुए सारी कहानी बना लेते हैं। दरअसल होम्स फैमिली के माली नेथन ने बीट्रिस को अगवा किया था और उसको एक ऐसी जगह पर छोड़ दिया जहां से वो कभी भी वापस न आ सके। फिर कोडेलिया शेरलॉक को बताती है कि नेथन मीट बेचने का काम भी किया करता था, जिसके बाद शेरलॉक को एक डायरी के जरिए पता चलता है कि बीट्रिस के गायब होने के ठीक अगले दिन नेथन वहां से 60 मील की दूरी पर एक घर में कुछ मरे हुए जानवर बेचने के लिए गया था। फिर शेरलॉक और जेम्स एड्रेस देखकर सीधा उस घर की तरफ निकल पड़ते हैं। अब कोडेलिया भी शेरलॉक के साथ आना चाहती थी, इसलिए शेरलॉक उनको भी इस मिशन में शामिल कर लेता है। दूसरी तरफ माइक्रोफ्ट सीनियर कांस्टेबल लेस्टेड से बात करने के लिए जाता है। फिर वो लेस्टेड से मलिक की एक फाइल के बारे में पूछता है जो ऑक्सफोर्ड पुलिस स्टेशन में रखी हुई है। दरअसल माइक्रोफ्ट को शक था कि उस फाइल में मलिक का कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड होगा, क्योंकि अगर ऐसा नहीं होता तो उसकी फाइल बनती ही नहीं। फिर लेस्टेड उस पुलिस स्टेशन में उस फाइल को लेने के लिए चला जाता है। दूसरी तरफ शेरलॉक, जेम्स और कोडेलिया मिसिस टिलकोट के घर पहुंच जाते हैं, जहां नेथन बीट्रिस को छोड़कर चला गया था। टिलकोट कोडेलिया को बताती है कि नेथन बीट्रिस को एक अनाथ लड़की बताकर यहाँ पर छोड़कर गया था। अब क्योंकि मेरे खुद के बच्चे नहीं थे, इसलिए मैंने बीट्रिस को अडॉप्ट कर लिया। मैंने उसको हमेशा अपनी बेटी की तरह पाला, लेकिन फिर 14 साल की उम्र में बीट्रिस एक नोट छोड़कर घर से भाग गई। फिर शेरलॉक और जेम्स उस घर की छानबीन करने लगते हैं, जहां उनको कुछ कीमती तस्वीरें भी मिलती हैं। फिर शेरलॉक टिलकोट से पूछता है कि ये तस्वीरें कहां से आई। फिर टिलकोट उसको बताती है कि कोई आदमी बीट्रिस के हर बर्थडे पर उसको ये तस्वीरें भेजा करता था। मुझे खुद भी उस आदमी का नाम नहीं पता, लेकिन शेरलॉक अपना दिमाग लगाकर भेजने वाले का एड्रेस पता लगा लेता है। दरअसल ऐसी तस्वीरें लंदन में सिर्फ एक ही जगह पर बनती है, इसलिए अब शेरलॉक और जेम्स वहीं पर जाकर इन तस्वीरों का राज पता करते हैं। दूसरी तरफ माइक्रोफ्ट और लेस्टेड उस फाइल को पढ़ने के बाद गार्डन नाम के एक आदमी से मिलते हैं, क्योंकि गार्डन और मलिक दोनों ही अच्छे दोस्त थे। पहले तो गार्डन उनको कुछ भी नहीं बताता और अनजान बनने का नाटक करता है, लेकिन जब लेस्टेड उससे अपने तरीके से पूछता है तो गार्डन बता देता है कि मलिक इस वक्त पेरिस में है। फिर माइक्रोफ्ट सीधा पेरिस के लिए निकल पड़ता है और वहीं दूसरी तरफ शेरलॉक और जेम्स लंदन से होते हुए सीधा पेरिस पहुंच जाते हैं, क्योंकि शेरलॉक के डैड भी इस वक्त पेरिस में ही थे। अगले सीन में हम देखते हैं गुलून और उसकी दोस्त एसाद का पीछा करती है, क्योंकि उनको पता लगाना था कि प्रोफेसर मलिक कहां पर छुपे हुए हैं, लेकिन बदकिस्मती से एसाद उनको देख लेता है।
जिसके बाद एसाद और उन दोनों के बीच में हाथापाई होने लगती है। गुलून और उसकी दोस्त एसाद पर भारी पड़ते हैं, लेकिन तभी एसाद गुलून को धक्का देकर उसकी दोस्त को बुरी तरह से घायल कर देता है और खुद वहां से भाग निकलता है। फिर गुलून अपनी दोस्त को वापस घर लेकर आती है, जहां गुलून की दोस्त उसको एक इवेंट कार्ड दिखाती है जो आज रात पेरिस में ही होने वाला है। ये इवेंट एसाद ने ऑर्गेनाइज किया था, यानी कि मलिक इस इवेंट में जरूर आएगा। अब गुलून सीधा पेरिस जाने के लिए निकल पड़ती है। तभी हम देखते हैं कि शेरलॉक, जेम्स और कॉर्डेलिया साइलस के बारे में पता लगाते हुए उसी इवेंट में पहुंच जाते हैं, जहां शेरलॉक अपने बड़े भाई को देखकर हैरान रह जाता है। फिर कॉर्डेलिया माइक्रोफ्ट के पास आकर उससे बात करती है। फिर माइक्रोफ्ट शेरलॉक से पूछता है कि तुम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हो। फिर शेरलॉक उसको बताता है कि बीट्रिस अभी जिंदा है और साइलस हमें बीट्रिस का राज बताने की बजाय भागकर यहाँ पर आ गया। फिर शेरलॉक और जेम्स एक खुफिया दरवाजे के जरिए सीधा बेसमेंट में पहुंच जाते हैं, जहां साइलस कुछ ऑफिसर्स को मलिक के नए आविष्कार के बारे में बता रहा था। दरअसल साइलस, मलिक और एसाद तीनों मिले हुए हैं। मलिक का दिमाग साइलस का पैसा और एसाद की ताकत को मिलाकर इन्होंने एक ऐसा रसायन बनाया है जिसके हवा में फैलते ही इंसान की मौत हो जाती है। इस रसायन को अगर युद्ध के लिए इस्तेमाल किया जाए तो बिना किसी खून खराबे के आसानी से जंग जीती जा सकती है। अब मलिक ने कोलिन के ऊपर भी इसी रसायन का इस्तेमाल किया था। शेरलॉक और जेम्स दूर खड़े होकर साइलस की बातें सुन रहे थे। फिर कुछ देर बाद साइलस एक आदमी के ऊपर इस रसायन को इस्तेमाल करता है, जो कि एक केज के अंदर बंद था। वो रसायन की एक शीशी केज के अंदर फेंक देता है। कुछ ही मिनटों में उस आदमी को सांस आनी बंद हो जाती है, लेकिन इससे पहले कि उसकी मौत होती, वहां पर गुलून आ जाती है और उस केज पर फायर करके उसको तोड़ देती है। अब वो रसायन हवा में चारों तरफ फैल जाता है, जिसके बाद ऑफिसर्स और बाकी के लोग अपनी जान बचाकर भागने लगते हैं। तभी शेरलॉक जोर से चिल्लाकर साइलस को आवाज देता है, लेकिन जब साइलस शेरलॉक को देखता है तो वो काफी हैरान हो जाता है। लेकिन तभी गुलून शेरलॉक के पीछे आ जाती है और उसको शूट कर देती है। अब नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे क्या होता है। 7th एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां पर लास्ट एपिसोड खत्म हुआ था। शेरलॉक को गोली लगने के बाद वो एक अलग ही दुनिया में पहुंच जाता है, जहां शेरलॉक की बहन उसे खेलने के लिए बुला रही थी। शेरलॉक बीट्रिस को कई बार आवाज देता है, लेकिन बीट्रिस वहां से चली जाती है। अब प्रेजेंट में माइक्रोफ्ट और कॉर्डेलिया शेरलॉक को उठाकर हॉस्पिटल लेकर जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ जेम्स गुलून का पीछा करता है ताकि वो साइलस को शूट ना कर दे, क्योंकि अगर साइलस मर गया तो बीट्रिस उनको कभी भी नहीं मिलेगी। अब गुलून साइलस पर गोली चलाने ही वाली थी कि ऐन मौके पर जेम्स वहां पर आ जाता है और उसको रोक देता है। फिर गुलून गुस्से में जेम्स से कहती है कि तुम ऐसा क्यों कर रहे हो। जेम्स बताता है कि साइलस शेरलॉक के डैड है। अब जेम्स की बात सुनकर गुलून हैरान हो जाती है। फिर गुलून जेम्स से माफी मांगती है, क्योंकि वो गोली शेरलॉक के लिए नहीं बल्कि साइलस के लिए थी। दरअसल साइलस शेरलॉक के ठीक पीछे खड़ा था, लेकिन गुलून का निशाना चूक गया और गोली शेरलॉक को लग गई। फिर जेम्स और गुलून शेरलॉक के पास जाने लगते हैं। दूसरी तरफ डॉक्टर शेरलॉक को देखने से मना कर देते हैं, क्योंकि हर तरफ क्रांति छिड़ी हुई है और इस क्रांति में कई ऐसे घायल लोग हैं जिनको अपना इलाज करवाना है। फिर कॉर्डेलिया डॉक्टर के आगे गिड़गिड़ाने लगती है और उनको अपने सोने की अंगूठी भी दे देती है ताकि डॉक्टर सबसे पहले शेरलॉक का इलाज करे। कॉर्डेलिया की आंखों में एक माँ का दर्द साफ साफ दिखाई दे रहा था, इसलिए डॉक्टर शेरलॉक का इलाज करने के लिए मान जाता है। फिर कुछ समय बाद शेरलॉक का ट्रीटमेंट पूरा हो जाता है। माइक्रोफ्ट और कॉर्डेलिया शेरलॉक को जिंदा देखकर बहुत खुश हो जाते हैं। इतने में जेम्स भी गुलून को साथ लेकर वहां पर पहुंच जाता है। फिर गुलून होम्स फैमिली को पूरी सच्चाई बताती है। दरअसल प्रोफेसर मलिक ने जो रसायन बनाया है उसका पहला प्रयोग गुलून के गांव पर किया गया था। उस रसायन की वजह से गुलून का परिवार और गांव के कई सारे लोग मारे गए, जिसके बाद गुलून ने ठान लिया कि वो प्रोफेसर मलिक को और जितने भी लोग इस प्रोजेक्ट में शामिल हैं उन सब को मार डालेगी। अब यहाँ की सरकार ने इस प्रोजेक्ट पर ढेर सारे पैसे इन्वेस्ट किए हैं और इस प्रोजेक्ट का मेन हेड था कोलिन, लेकिन फिर मलिक ने कोलिन को धोखा दिया और वो रसायन एक प्राइवेट खरीदार को बेच दिया, जिसका नाम है साइलस होम्स। अगर ये रसायन गलत हाथों में चला गया तो चारों तरफ मौत का सैलाब आ जाएगा और इसीलिए गुलून मलिक और साइलस को मारना चाहती है। पीटर को भी सारी बात समझ में आ जाती है, इसलिए जेम्स और
पीटर दोनों मिलकर एक प्लान बनाते हैं। जेम्स ग्लून के साथ मिलकर उस जगह पर छानबीन करता है जहां पर जश्न मनाया जा रहा था। तभी एक मैच बॉक्स के अंदर उनको एक रेस्टोरेंट का नाम मिलता है। फिर जेम्स उस रेस्टोरेंट में जाकर वहां के मैनेजर से बात करता है। सारी जानकारी मिलने के बाद जेम्स और ग्लून वापस हॉस्पिटल आ जाते हैं। फिर जेम्स शेरलॉक को बताता है कि एसाद एक रेस्टोरेंट में एक कंफर्म टेबल बुक करके रखता है ताकि वो अपने खरीदारों के साथ वहां पर मीटिंग कर सके, और कल वो एक बहुत बड़े बायर से मिलने वाला है जिसका नाम है ड्यूक डेमोंड। अब जेम्स की सारी बातें सुनने के बाद शेरलॉक एक प्लान बनाता है। शेरलॉक अपनी माँ से कहता है कि इस प्लान में मेन किरदार आपका ही होगा, क्योंकि कोर्डेलिया ड्यूक की बीवी बनकर एसाद के साथ मीटिंग करेगी, और वहीं दूसरी तरफ शेरलॉक एसाद बनकर असली ड्यूक से पैसे ले लेगा ताकि वो पैसे एसाद को लालच देने के लिए काम आ सके। जेम्स कुछ समय के लिए वेटर बन जाएगा और सारी चीजों पर नजर रखेगा। फिर एंड में कोर्डेलिया एसाद को कहेगी कि मुझे मेन बॉस साइलस से मिलना है, और फिर साइलस से बीट्रिस के बारे में पता चलते ही ग्लून साइलस को मार डालेगी। अब सभी को शेरलॉक का ये प्लान सही लगता है। फिर अगली सुबह शेरलॉक, जेम्स, कोर्डेलिया और ग्लून अपने अपने काम पर लग जाते हैं। सब कुछ ठीक वैसा ही चल रहा था जैसा शेरलॉक ने प्लान किया था, लेकिन फिर एसाद को पता चल जाता है कि कोर्डेलिया ड्यूक की बीवी नहीं है। इसलिए एसाद कोर्डेलिया के ऊपर गन तान देता है और पूछता है कि तुम यहाँ पर क्यों आई हो। कोर्डेलिया भी गन देखकर घबरा जाती है, लेकिन तभी उसके दिमाग में एक आइडिया आता है। इसलिए वो एसाद को कहती है कि अगर तुमने मेरी और साइलस की मीटिंग करवा दी तो तुम्हें तय की हुई कीमत से दुगने पैसे मिलेंगे। अब एसाद पैसों के लालच में ये डील मंजूर कर लेता है और बता देता है कि साइलस इस समय कॉन्स्टेंटिनोपल में है। फिर शेरलॉक और बाकी के सभी लोग कॉन्स्टेंटिनोपल के लिए निकल पड़ते हैं। वहीं दूसरी तरफ माइक्रोफ्ट ऑक्सफोर्ड में वापस जाकर अम्बेस्टर को उस रसायन के बारे में बताता है। अम्बेस्टर माइक्रोफ्ट की इस जानकारी से बहुत खुश हो जाते हैं और वादा करते हैं कि वो जल्दी से जल्दी साइलस को ढूंढकर उसको सख्त सजा देंगे। दूसरी तरफ कॉन्स्टेंटिनोपल पहुंचने के बाद ग्लून अपनी एक दोस्त की हेल्प लेती है। उसकी दोस्त शाओमी एक गरीब बच्चे को कुछ पैसे देकर ये पता लगा लेती है कि साइलस इस वक्त कहां पर है, लेकिन साइलस भी शर्त रखता है कि मैं सिर्फ शेरलॉक से ही बात करूंगा। फिर थोड़ी देर बाद शेरलॉक अकेला ही साइलस से मीटिंग करने के लिए पहुंच जाता है। शेरलॉक को साइलस के ऊपर बहुत गुस्सा आ रहा था। अगर वो चाहता तो इसी वक्त उसको शूट कर देता, लेकिन बीट्रिस की वजह से वो ऐसा नहीं करता। फिर साइलस शेरलॉक के सामने एक शर्त रखता है कि अगर तुम्हें बीट्रिस चाहिए तो कल तुम ग्लून को मेरे सामने पेश करो, यानी खून के बदले खून, माँ के बदले माँ और बीट्रिस के बदले ग्लून। अब शेरलॉक साइलस की ये शर्त सुनकर सोच में पड़ जाता है, क्योंकि वो अपनी बहन के बदले एक निर्दोष लड़की की बलि नहीं दे सकता था। फिर रात के वक्त शेरलॉक और जेम्स इस बारे में बात करते हैं। जेम्स शेरलॉक को समझाता है कि तुम्हें अपनी बहन के लिए ग्लून को कुर्बान कर देना चाहिए, क्योंकि वैसे भी उसने तुम्हें मारने की कोशिश की थी। फिर जेम्स के चले जाने के बाद ग्लून शेरलॉक के पास आती है और उसकी तारीफ करने लगती है, क्योंकि शेरलॉक अपना दिमाग लगाकर हर पहेली को सुलझा लेता है। बातों बातों में ग्लून और शेरलॉक एक दूसरे को किस कर लेते हैं। ग्लून को साइलस के पास ले जाता है। जेम्स भी ग्लून के पीछे बंदूक रखकर उसको चुपचाप चलने के लिए कहता है। फिर साइलस अपने आदमियों से कहता है कि बीट्रिस को छोड़ दो, जिसके बाद बीट्रिस कोर्डेलिया के पास आकर उसके गले से लग जाती है। कोर्डेलिया को बीट्रिस से मिलकर कुछ अजीब सा महसूस होता है। उसको माँ बेटी वाली फीलिंग नहीं आती। अब क्योंकि एक माँ कभी भी अपने बच्चे को नहीं भूलती, इसलिए वो चिल्लाकर शेरलॉक से कहती है कि ये बीट्रिस नहीं है। इतने में जेम्स ग्लून के हाथ में बंदूक थमा देता है, लेकिन ग्लून साइलस को शूट करती इससे पहले ही साइलस का आदमी उसके हाथ पर फायर कर देता है। अब गोली की आवाज सुनकर चारों तरफ अफड़ा तफड़ी मच जाती है, जिसके बाद साइलस असली बीट्रिस को बाहर बुलाता है। ये जानने के बाद आप भी हैरान रह जाएंगे कि बीट्रिस कोई और नहीं बल्कि प्रूडेंस थी, जो शुरू से ही शेरलॉक, जेम्स और माइक्रोफ्ट की हर हरकत पर नजर रखे हुए थी। फिर प्रूडेंस अपने दोनों भाई और कोर्डेलिया के ऊपर बंदूक तान देती है और कहती है कि अगर जरा सा भी हिले तो मैं गोली चला दूंगी। अब प्रूडेंस ऐसा क्यों कर रही थी ये हमें लास्ट एपिसोड में पता चलेगा। लास्ट एपिसोड की शुरुआत एक फ्लैशबैक सीन के साथ होती है। ये बात तब की है जब नेथन बीट्रिस को मिस टिलकोट के घर पर छोड़कर चला गया था। उस दिन के बाद से बीट्रिस हर पल अपने परिवार को याद करती थी और फिर बड़े होने के साथ साथ उसकी यादें धुंधली पड़ गई।
धीरे धीरे बीट्रिस सब कुछ भूल गई कि उसको यहाँ पर कौन छोड़कर गया था और उसके असली माँ बाप के साथ क्या हुआ था। लेकिन जब बीट्रिस का 14वां बर्थडे था तो साइलस उसके पास एक बार फिर से वही तस्वीर भेजता है। फिर बीट्रिस कई बार मिस टिलकोट से पूछती है कि ये तस्वीरें मेरे पास कौन भेज रहा है, लेकिन टिलकोट खुद भी उस शख्स का नाम नहीं जानती थी। फिर बीट्रिस अपना दिमाग लगाकर साइलस तक पहुंच ही जाती है, जिसके बाद साइलस उसको एक झूठी कहानी बताता है कि तुम्हारी माँ की मानसिक हालत ठीक नहीं है, इसीलिए मैंने तुम्हें मिस टिलकोट के घर पर भिजवा दिया था ताकि तुम अपनी माँ से सुरक्षित रहो। अब सारी कहानी जानने के बाद बीट्रिस को साइलस पर भरोसा हो जाता है, जिसके बाद वो धीरे धीरे करके साइलस का धंधा टेक ओवर कर लेती है। बीट्रिस की रगों में होम्स फैमिली का खून है और इसी वजह से वो ताकतवर होने के साथ साथ काफी होशियार भी है। अब यही एक कारण था कि मानसिक तौर पर मजबूत होने की वजह से बीट्रिस अपनी ही फैमिली पर गन तान देती है, क्योंकि वो केवल साइलस को अपने परिवार का हिस्सा मानती थी। अब तक इस फैमिली ड्रामा का फायदा उठाकर ग्लून भी वहां से भाग गई थी, क्योंकि उसको अंदाजा हो गया था कि साइलस कोई ना कोई चाल तो जरूर चलेगा। फिर साइलस अपनी पूरी फैमिली को घर के अंदर ले जाता है और उनको वहीं पर कैद कर देता है। शेरलॉक और कोर्डियाला बीट्रिस को समझाने की बहुत कोशिश करते हैं कि साइलस झूठ बोल रहा है, लेकिन बीट्रिस की आंखों पर प्यार और परवरिश की पट्टी बंधी हुई थी। फिर रात के वक्त जब सब लोग खाना खा रहे थे तो साइलस शेरलॉक से शर्त के बारे में पूछता है, क्योंकि साइलस ने अपना वादा पूरा किया, लेकिन शर्त के मुताबिक ग्लून अभी तक उसको नहीं मिली। फिर शेरलॉक साइलस को ग्लून का पता बता देता है, जिसके बाद साइलस के आदमी उसको पकड़ने के लिए निकल पड़ते हैं। फिर कुछ देर बाद माइक्रोफ्ट साइलस से कहता है कि मेरे पास आपके लिए एक ऑफर है। दरअसल माइक्रोफ्ट जब एम्बेसडर से बात करने के लिए गया था तो उसको वहां पर पता चला कि यहाँ की सरकार इस रसायन के बदले मुंह मांगी कीमत देने को तैयार है, लेकिन उनकी एक शर्त है कि वो लोग इस रसायन के इकलौते खरीदार होंगे, यानी कि उनके अलावा इस रसायन को किसी के पास भी बेचा नहीं जाएगा। अब माइक्रोफ्ट को कुछ भी करके अपनी नौकरी बचानी थी और इसीलिए वो साइलस के सामने ये डील रख देता है। फिर साइलस तुरंत ही इस डील के लिए मान जाता है, क्योंकि उसको तो बस पैसे चाहिए थे। लेकिन शेरलॉक, कार्डेलिया और जेम्स माइक्रोफ्ट को गुस्से भरी नजरों से देखने लगते हैं, क्योंकि माइक्रोफ्ट ने उनको धोखा दिया। फिर साइलस शेरलॉक से कुछ देर अकेले में बात करता है। दरअसल साइलस शेरलॉक को अपनी इस रियासत का वारिस बनाना चाहता था, क्योंकि शेरलॉक बहुत ही होशियार है, लेकिन शेरलॉक उसका ऑफर तुरंत ही ठुकरा देता है। फिर साइलस शेरलॉक को समझाता है कि प्रकृति हमारी सोच से कई गुना ऊपर है, लेकिन शेरलॉक साइलस की इस बात का मतलब ही नहीं समझता। अब इस बात का क्या मतलब था ये हमें भी आगे पता चलेगा। अब एक तरफ तो शेरलॉक और साइलस आपस में बातें कर रहे थे, वहीं दूसरी तरफ बीट्रिस जेम्स के कमरे में जाकर उसके साथ मजे करने लगती है। फिर अगली ही सुबह साइलस और बीट्रिस फैक्ट्री जाने के लिए निकल पड़ते हैं, क्योंकि उनको अपने इस रसायन का बहुत बड़ा स्टॉक तैयार करना था। साइलस के जाते ही माइक्रोफ्ट सीधा ग्लून के पास जाता है और उसको अपने प्लान में शामिल कर लेता है, यानी कि माइक्रोफ्ट अपने परिवार को धोखा नहीं दे रहा था, बल्कि उसने सभी की हेल्प करने के लिए साइलस को लालच दिया था। साइलस के आदमी घर के चारों तरफ पहरा दे रहे थे, लेकिन तभी ग्लून उनके ऊपर गन तान देती है, जिसके बाद माइक्रोफ्ट इशारे से शेरलॉक, जेम्स और कोर्डेलिया को बाहर बुला लेता है। फिर शेरलॉक और जेम्स एक खुफिया दरवाजे के जरिए उस कमरे में पहुंच जाते हैं जहां पर प्रोफेसर मलिक ने इक्वेशन पेपर्स रखे हुए थे। दरअसल मलिक ने बहुत दिमाग लगाकर एक केमिकल इक्वेशन बनाई थी और फिर उसी इक्वेशन की मदद से उसने इस खतरनाक रसायन को तैयार किया। हर इक्वेशन की दो साइड होती है, पहली पॉजिटिव और दूसरी नेगेटिव। मलिक ने इक्वेशन की पॉजिटिव साइड की हेल्प से इस रसायन को तैयार किया है, यानी कि अगर शेरलॉक और जेम्स इसकी नेगेटिव साइड पर रिसर्च करेंगे तो उनको इस रसायन का तोड़ भी मिल जाएगा। अब जेम्स को ये आइडिया काफी सही लगता है, लेकिन परेशानी की बात तो ये थी कि इस इक्वेशन का आधा टुकड़ा साइलस की फैक्ट्री में है। अब होम्स फैमिली, जेम्स और ग्लून सीधा फैक्ट्री पहुंच जाते हैं। फैक्ट्री के बाहर एक नक्शे जैसा कुछ आकार बना हुआ था, इसलिए शेरलॉक अपना दिमाग लगाता है और वो सभी इस सुराग के जरिए फैक्ट्री के अंदर घुस जाते हैं। अंदर जाते ही ग्लून सबसे पहले प्रोफेसर मलिक को खत्म करती है, क्योंकि उनकी ही वजह से ये सब कुछ शुरू हुआ था। फिर शेरलॉक और कोर्डेलिया बीट्रिस के पास जाकर उससे बात करते हैं। कोर्डेलिया बीट्रिस को वो पल याद दिलाती है जब बीट्रिस अपने परिवार के साथ खेला करती थी, उनसे बात किया करती थी। अब बीट्रिस को भी कोर्डेलिया की आंखों में एक छुपा हुआ सच दिखाई देता है, जिसके बाद वो कोर्डेलिया और शेरलॉक की तरफ हो जाती है। फिर वो सीधा ही साइलस के पास जाती है और उस पर गन तान देती है। वो साइलस
साइलस को बताती है कि कल रात आप और शेरलॉक बगीचे में बैठकर जो बातें कर रहे थे वो सारी बातें मैंने सुन ली थी। दरअसल साइलस ने बहुत समय पहले बीट्रिस से वादा किया था कि वो अपनी इस पूरी रियासत का वारिस बीट्रिस को बनाएगा और कल उसने यही सेम वादा शेरलॉक से भी किया है। अब इस बात पर बीट्रिस चिड़ी हुई थी, इसलिए वो सीधा ही साइलस के पेट में गोली मार देती है, जिसके बाद शेरलॉक, माइक्रोफ्ट और ग्लून तीनों मिलकर साइलस की फैक्ट्री को तबाह कर देते हैं। फिर बाहर निकलने से पहले जेम्स वो पेपर उठा लेता है जिस पर मलिक की आधी इक्वेशन लिखी हुई थी। अब सब लोग सोच रहे थे कि साइलस मर चुका है, लेकिन बदकिस्मती से वो लड़खड़ाता हुआ वहां से भाग जाता है, जिसके बाद ग्लून और बीट्रिस साइलस का पीछा करते हैं और उस पर गन तान देते हैं। फिर साइलस शेरलॉक की तरफ देखकर उसको कहता है, मैं जानता हूँ तुम इतने भी पत्थर दिल नहीं हो। साइलस की बात सीधा शेरलॉक के दिल पर लगती है, जिसके बाद वो ग्लून को रोक देता है और कहता है कि साइलस के किए की सजा कानून देगा। लेकिन तभी अचानक से साइलस शेरलॉक को कस के पकड़ लेता है और कहता है कि मुझे पता था तुम मुझसे प्यार करते हो। फिर इतना कहकर साइलस शेरलॉक के हाथ में एक रुमाल थमा देता है और खुद खाई से नीचे गिर जाता है। शेरलॉक को समझ में ही नहीं आता कि साइलस ने ऐसा क्यों किया, लेकिन जब शेरलॉक अकेले बैठकर उस रुमाल को देख रहा था तभी वो गौर करता है कि उस रुमाल में एक मधुमक्खी के छत्ते जैसा डिजाइन है। फिर शेरलॉक अपना दिमाग लगाता है और वो बात याद करता है जब साइलस ने उसको प्रकृति के बारे में समझाया था। फिर शेरलॉक अपने शक को दूर करने के लिए एक प्रकृति से जुड़ी बुक बाहर निकालता है, लेकिन हैरान करने वाली बात तो ये थी कि उस बुक के अंदर एक चाबी रखी हुई थी। फिर माइक्रोफ्ट शेरलॉक से कहता है कि ये चाबी चुपचाप वापस रख दो, लेकिन बाद में शेरलॉक माइक्रोफ्ट से छुपकर वो चाबी ले जाता है। फिर जेम्स के पास जाकर वो उससे पूछता है कि तुमने वो टुकड़ा फैक्ट्री से क्यों उठाया था। दरअसल जेम्स नहीं चाहता था कि शेरलॉक को ये बात पता चले, लेकिन शेरलॉक ऐसे ऐसे झूठ पकड़ने में माहिर है। फिर जेम्स उसको कहता है कि मैंने ये इक्वेशन जानबूझकर उठाई थी, क्योंकि अगर भविष्य में इस रसायन को दोबारा बनाया गया तो इसकी हेल्प से हम दोनों मिलकर उसका तोड़ ढूंढ सकते हैं। फिर शेरलॉक जेम्स को वो चाबी दिखाता है और वापस से अपनी जेब में रख लेता है। अब ये चाबी किस चीज की है और साइलस ने इसको शेरलॉक को ही क्यों दिखाया, ये सभी राज इसके नेक्स्ट सीजन में खुलेंगे। तभी लास्ट सीन में हम देखते हैं ग्लून वापिस से अपने गांव चली जाती है और अपनी दोस्त को बताती है कि मैंने उन सभी को मार दिया। ग्लून की दोस्त अब तक पूरी तरह से ठीक हो चुकी थी। वो ग्लून की बात सुनकर खुशी से झूमने लगती है और इसी के साथ यंग शेरलॉक की कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको ये सीरीज पसंद आई होगी और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मैं मिलूंगा आपसे ऐसी ही और मजेदार वीडियो के साथ। टिल देन, बाय बाय।